हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है पेपर्स का सॉल्यूशन, आंसर कीज वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी सीरीज को हम आगे प्रोसीडिंग करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ EE 306। मेंस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन एंड द पेपर इज इन ईयर 2016। जो 2016 में जो पेपर आया था उसका हम सॉल्यूशन आज करने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इन रेस्पेक्ट टू योर कमिंग एग्जामिनेशंस। जो भी एग्जामिनेशंस आप देने वाले हैं उनके रेस्पेक्ट में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। इस क्वेश्चन पेपर को जो रेस्पेक्टिव क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वन बाय वन आपको सभी क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे और इवन एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ही सही कि क्वेश्चन क्या है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गंवाए हुए, क्योंकि अभी टाइम की इंपॉर्टेंस आपसे ज्यादा मैं नहीं समझ सकता। अभी आपके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप भी जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि स्लिप ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। स्लिप ऑफ ए इंडक्शन मोटर एट फुल लोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो जो स्लिप है इंडक्शन मोटर की, पहला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स, हम जनरली देखते हैं, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन दें, आपके जो ऑप्शन है वो है 0.1, 0.03, 0.2 एंड 0.8। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो मैं जनरली इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। इसमें कोई डेटा आपको नहीं दे रखा कि कितने उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितने पोल की मशीन है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं दे रखा। तो हम बेसिक प्रिंसिपल इसका कंसीडर करते हैं कि कोई भी मशीन P इज इक्वल टू 2 पोल की, और हमारे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरली हम 50 हर्ट्ज पे यूज करते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, NS इज इक्वल टू 120 F/P। वो हम निकालेंगे तो 120 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 2, तो यहां से आ जाएगा 3000 आरपीएम। ये कौन सी स्पीड है फ्रेंड्स, 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम हमारे पास स्पीड आ गई है। ये है सिंक्रोनस स्पीड। कौन सी स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड। बट हम जानते हैं इंडक्शन मोटर नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, इट ऑलवेज रन्स बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। तो इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं होती, वो उससे कम स्पीड पे ही रन होती है। अगर इसी मशीन को हम P की जगह 2 की जगह P इज इक्वल टू 4 पोल कंसीडर करें, F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज कंसीडर करें, सॉरी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज कंसीडर करें, 50 हर्ट्ज, तो हमारी NS कितनी निकल के आ जाएगी, 1500 आरपीएम। ये आप इस फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। तो 4 पोल 50 हर्ट्ज के लिए हमारी सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम निकल के आ गई। जबकि जनरली हम देखते हैं हमारी लेबोरेटरी में, अब यहां पर आपको क्या क्या नोटिस करने की चीज है, यहां पर जिस भी स्टूडेंट ने अपनी लेबोरेटरी में थोड़ा भी समय बिताया है और अपने टीचर की बात को ध्यान से सुना है, अपनी मशीन्स की रेटिंग को देखा है, तो उसने देखा है कि जो इंडक्शन मोटर की आरपीएम जो दे रखी है, इंडक्शन मोटर का आरपीएम वो लगभग दे रखा है 415 आरपीएम के अप्रोक्सीमेटली। इस केस में देगा 2800 आरपीएम के अप्रोक्सीमेटली। अगर 3000 किसी मशीन की सिंक्रोनस स्पीड होगी तो उसकी रनिंग एक्चुअल मोटर की वो 2800 और उसके ऊपर आरपीएम होगा। तो ये जनरली उसकी 1450 आरपीएम के अप्रोक्सीमेटली उसकी स्पीड होती है, अगर आपने रेटिंग देखी होगी तो। और हम जनरली एक चीज और बोलते हैं कि स्लिप बहुत कम होती है 3-फेज इंडक्शन मोटर की। स्लिप बहुत कम होती है, लेकिन 3-फेज इंडक्शन मोटर कभी सिंक्रोनस स्पीड पे चलती भी नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो यहां से हम इस डेटा को यूज करते हुए अगर निकालें तो 1500 माइनस 415 डिवाइड बाय 1500। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 50। ये आ गया आपका 1500। परसेंटेज में अगर निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 से 100 कर दे, यहां से अगर निकालोगे तो 15 3 45 और समथिंग कुछ आएगा। तो परसेंटेज में 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है इस डेटा से। तो अगर इसको विदाउट परसेंटेज हम निकालेंगे तो 0.03 ये हमारा डेटा आ जाएगा।
तो आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा तो उसका आंसर जो इसका अप्रोक्सीमेटली रन कर रहा है वो आ रहा है 0.03। और अब हम कह सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप अप्रोक्सीमेटली या तो 2% होगी या 3% होगी या 4%। जो भी आपके 4 ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3% इंडिकेट करेगा, बाकी के में 10%, 20% और 80%। और इतनी स्लिप कभी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की नहीं होती। पहले क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम इसलिए ले लिया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज वर्क्स, और उसकी स्लिप कितनी होती है। तो 2%, 4% या 3% कितनी होती है, मैक्सिमम 6%, 5% इतनी हो सकती है। लेकिन जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन की रेंज आप देखोगे तो ऑप्शन की रेंज में 3% एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आपका आंसर है। द आंसर इज बी एंड ऑप्शन इज 0.03। और इसको परसेंटेज में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3%। लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पैरामीटर्स विच पैरामीटर कैन नॉट बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किस ऑप्शन को या फिर किस वैल्यू को आप सर्किट डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन है आउटपुट, सेकंड ऑप्शन है एफिशिएंसी, थर्ड ऑप्शन है पावर फैक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि हम सर्किट डायग्राम के थ्रू हम क्या नहीं निकाल सकते, फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर इज डी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हम सर्किट डायग्राम के थ्रू नहीं निकाल सकते। बाकी हम आउटपुट निकाल सकते हैं, इनपुट जो भी दे रखा होगा उसमें से जो भी पावर लॉसेस निकाल रखे होंगे तो हम आउटपुट निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, बट हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो थर्ड क्वेश्चन है वो यह है कि ए 4 पोल इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सप्लाई। 4 पोल इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पे कनेक्टेड है, डिटरमाइन द सिंक्रोनस स्पीड। तो थर्ड क्वेश्चन की 4 पोल की एक मशीन है, P इज इक्वल टू 4 और 50 हर्ट्ज उसकी सप्लाई है, तो उसकी आप क्या निकाले, सिंक्रोनस स्पीड। तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड आप निकालोगे तो सिंक्रोनस स्पीड इसकी निकालनी है। आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ऑप्शन है 1480 आरपीएम, दूसरा 1600 आरपीएम, थर्ड वन 25 आरपीएस। ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट 2 ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट में, और बाकी के जो दूसरे जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सी और डी वो आपको दे रखा है आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। तो अब हम निकाल लेते हैं कौन सा होता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा मैंने 4 पोल 50 हर्ट्ज के लिए निकाला तो 1500 आरपीएम आया था। यहां से भी आप निकाल सकते हैं एनएस इज इक्वल टू 120, एफ कितना है 50, ये 4 से आपको डिवाइड करना है पोल। एनएस फॉर्मूला क्या है, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, यही तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1500 आरपीएम। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ गया 1500 आरपीएम। इसका मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 1500 रिवॉल्यूशन करता है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है तो आरपीएम कितना है 1500। अगर आरपीएम 1500 है तो आरपीएस कितना होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो 1/60 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करें, 16 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 16 से नहीं 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आपको आरपीएस की वैल्यू निकल जाएगी। इसको आप करोगे डिवाइड तो 15 6 2 जा 12 बचे 3 को वहां ले जाएगा 6 5 जा 30, तो ये हो गया आरपीएस। 25 आरपीएस इज द आंसर। जो आंसर इज थर्ड, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर 25 आरपीएस। लेट्स गो फॉर थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए 5 हॉर्स पावर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 2850। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन को लिंक कर रहा है। हम इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और हम पेपर भी सोल्व कर रहे हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि अगर कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर 1500 आरपीएम पे रन करती है तो सॉरी उसकी सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, तो एक्चुअल में वो 1450 आरपीएम पे ही रन करेगी, उसकी रनिंग स्पीड इतनी ही होगी। अब उसी क्वेश्चन से लिंक करता हुआ एक क्वेश्चन है, क्या स्पीड ऑफ 5 हॉर्स पावर
400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 2850। जो स्पीड है एक्चुअल वो है 2850। तो जिसकी सिंक्रोनस स्पीड लगभग 3000 होगी, जिसकी सिंक्रोनस स्पीड 3000 होगी, लगभग नहीं 3000 होगी, उसकी स्पीड लगभग इतनी होनी चाहिए, क्योंकि वो 3000 से ज्यादा पे तो कभी रन नहीं करेगी, ना 3000 पे रन करेगी, 3000 से कुछ कम पे ही कम करेगी। तो ये क्या है, उस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इतनी स्पीड पे 3 फेज इंडक्शन मोटर रन कर रही है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोल्स। आपको क्या करना है, पोल्स की संख्या फाइंड आउट करनी है। अगर आप पोल्स की संख्या फाइंड आउट करना है आपको, तो आप लगाओगे फॉर्मूला NS = 120 F/T। क्या आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है? नहीं दे रखी। क्या आपको सिंक्रोनस स्पीड दे रखी है? नहीं दे रखी। पर कौन सी स्पीड दे रखी है आपको? n। तो n क्या होता है, आपने स्लिप पढ़ी, S = NS - N/NS। आपको ये n दे रखा है, ना NS दे रखा, ना स्लिप दे रखी, आप NS कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो आप फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो भी NS फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको पोल बताना है। जबकि डायरेक्ट आपको क्या दे रखी है, इंडक्शन मोटर जिस स्पीड पे चल रही है उसकी स्पीड आपको दे रखी है, और सॉरी फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सॉरी इसको हम फाइंड आउट हटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, पोल आपसे पूछ रहा है, सिंक्रोनस स्पीड आपके पास नहीं है। दूसरा सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करने का ये एक और तरीका है, इसमें आपको n तो दे रखा है, पर क्या स्लिप दे रखी है? स्लिप नहीं दे रखी, फिर आप NS फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर NS फाइंड आउट करेंगे कैसे हम लोग? तो NS फाइंड आउट हमारे पास एक लॉजिक है, और हमने देखा है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। यही एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर 2850 RPM पे रन कर रही है तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड उससे ज्यादा ही होगी। और वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप में होती है। सिंक्रोनस स्पीड या 3000 होगी, 2 पोल के लिए 1500 होगी, ये होगी 2 पोल के लिए P = 2, और ये होगी 4 पोल के लिए, 4 पोल के लिए 1500 RPM होगी, हम देख चुके हैं। तो भैया 1500 RPM हो नहीं सकती। नेक्स्ट है 3000 RPM सिंक्रोनस स्पीड हो सकती है। 3000 RPM से ज्यादा अगर हमको सिंक्रोनस स्पीड चाहिए तो पोल कम करने पड़ेंगे। 2 से कम पोल की मशीन हम डिजाइन नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 पोल हमको किसी भी मशीन को चलाने के लिए चाहिए। तो मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड 3000 हो सकती है। तो अगर 3000 सिंक्रोनस स्पीड मैक्सिमम हो सकती है तो वो कितने पोल की मशीन होगी? 2 पोल की। तो आंसर इज 2 पोल। P = 2 पोल। तो आपको थोड़ा सा भी लॉजिक यूज पता है आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो फोर्थ का आंसर है बी, इसका आंसर है बी। जो नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे इस मशीन के? वो होंगे 2 पोल। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, स्लिप इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर एट ए टाइम ऑफ मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम टॉर्क के टाइम जो इंडक्शन मशीन होती है, इंडक्शन मोटर होती है, उसकी स्लिप किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, किस पर नहीं करती, ऐसे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हो डिपेंड्स ऑन रोटर रेजिस्टेंस, दूसरा आप देख रहे हो प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, तीसरा आप देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, और फोर्थ आप देख रहे हो नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन आपके हैं। और क्वेश्चन ये है कि जब मैक्सिमम टॉर्क होता है, ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये टॉर्क होता है और ये स्पीड होती है और स्लिप होती है। तो ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये आपका जो मैक्सिमम टॉर्क होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो कह रहा है कि जब टॉर्क मैक्सिमम होता है, ये जब टॉर्क मैक्सिमम है तो S एट T मैक्सिमम किस पर डिपेंड करती है? तो हमने देखा कि S एट T मैक्सिमम, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। S एट T मैक्सिमम हमने निकाला, आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज R2 days डिवाइड बाय X2 days। क्या होता है S एट T मैक्सिमम? R2 days डिवाइड बाय X2 days। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो GPC 12 के स्टूडेंट है वो जानते भी होंगे कि S एट T मैक्सिमम इज इक्वल टू R2 days डिवाइड बाय X2 days। बाकी जीपीसी के स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी उतने ही इंटेलिजेंट हो और उतने ही डिजर्विंग कैंडिडेट हो। पर क्योंकि हम जीपीसी 12 के टीचर्स हैं तो हमें जीपीसी 12 के स्टूडेंट से ऑब्वियसली थोड़ा सा प्यार ज्यादा है। तो एस टी मैक्सिमम इज डिपेंड्स ऑन R2 days डिवाइड बाय X2 days। तो अब यहां से आप ऑप्शन मैच करो। पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिपेंड्स ऑन रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता, सही है। दूसरा प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस,
रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं है, रोटर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अब बताओ, आपके पास दो ऑप्शन ऐसे आ गए जो इस आंसर को मैच करते हैं। ए सेट टी मैक्सिमम रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, पहला ऑप्शन करता है, डिपेंड्स ऑन रोटर रेजिस्टेंस करता है। दूसरा प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, होता है। अब क्या करोगे आप, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं, अब कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? दोनों ही बात तो सही है। क्वेश्चन ये है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर एट ए टाइम ऑफ मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पे जो स्लिप होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, करती है। क्या रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, होती है। अब ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन आप कैसे चुनोगे? अगर मैं बी ऑप्शन को कंसीडर करूं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, एज एट टी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, तो क्या इस आंसर में जो फर्स्ट आंसर है ऑटोमेटिक नहीं छिपा हुआ? अगर कोई चीज किसी चीज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब वो उस पर डिपेंड तो करती ही है, और वो उसका रिलेशन भी बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर, हालांकि फर्स्ट आंसर भी सही है लेकिन सेकंड आंसर इज ज्यादा सही है क्योंकि उसमें दोनों चीजें कवर हो रही है। अब थर्ड आंसर अगर रोटर रेजिस्टेंस की जगह रोटर रिएक्टेंस होता, थर्ड आंसर में यह होता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस, ये रोटर रिएक्टेंस होता तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाते। पर उसने फोर्थ आंसर में फिर जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उसमें फिर ऑप्शन दे दिया कि नन ऑफ द, इसमें से कोई सा नहीं होता, तो ये तो नहीं कर सकते। लेकिन जो अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास है उनमें से हम देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है रोटर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, उसमें फर्स्ट वाला जो आंसर है कि इट डिपेंड्स ऑन द रोटर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली समाहित है, उसमें छिपा हुआ है, इसलिए हम कौन सा आंसर लगाएंगे? आंसर इज बी। अगर इन दोनों के हिसाब से, हालांकि जो ए में लिखा हुआ है वो गलत नहीं है लेकिन फिर भी हमारा मोर क्या बोलते हैं इसको कि अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम बताएं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट बी है। अगर इनमें से हमको चूज करना है तो, क्योंकि अब यहां पर बात ऐसी आ गई कि इस हाथ में लड्डू है, इस हाथ में खीर मोहन है और इस हाथ में मोतीचूर के लड्डू है, अब आप कौन से खाओगे भैया, आपकी पसंद। लेकिन बात यहां पर यह है कि दूसरा आंसर जो है ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्शन ऑफ शेडेड पोल मोटर इज ऑलवेज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो हमें कुछ जालिम की प्रॉब्लम ये है कि यह कहां से कहां रोटेट होती है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर या शेडेड पोल मोटर, ऑब्वियसली इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो शेडेड पोल मोटर, वो पूछ रहा है कि शेडेड पोल मोटर की जो रोटेशन होता है वो किधर रोटेट होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, ऑलवेज वर्ड, हमेशा किधर होती है? ऑप्शन 1 टुवर्ड्स शेडेड पोल, शेडेड पोल की तरफ, टुवर्ड्स मेन पोल की तरफ, टुवर्ड्स अनशेडेड पोल की तरफ, नन ऑफ द, इनमें से कोई सा भी। तो अगर शेडेड पोल की कंस्ट्रक्शन आप जनरली देखोगे तो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आर देयर इन शेडेड पोल मोटर। सेलिएंट पोल बने हुए होते हैं, सेलिएंट नेचर के पोल बने हुए होते हैं, ये सेलिएंट पोल मैंने बना दिया। If it is N pole, then it will be obviously S pole। और दो पोल की मशीन हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज रोटर और यहां पर क्या है, रोटर कंडक्टर्स, दिस इज रोटर। छोड़ दो आप तो, सिंपल रोटर सब छोड़ो, कुछ भी नहीं, हमारा काम इतने से हो जाएगा। दिस इज रोटर, ये क्या है, रोटर है। अब क्या करते हैं शेडेड पोल मोटर में, शेडेड पोल मोटर में हम किधर भी एक साइड एक स्लॉट काटते हैं, ये एक स्लॉट हमने काट लिया और उस स्लॉट में एक शॉर्ट सर्किटिंग रिंग रख देते हैं कॉपर की। ये शॉर्ट सर्किटिंग भाई छोटा लिखा है मैंने, CKTING, स्पेलिंग गलत है पर आप समझ रहे हो क्योंकि आजकल आप सब कुछ ऐसा ही कर रहे हो। तो शॉर्ट सर्किटिंग कॉपर रिंग, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि शेडेड पोल में जो रिंग रखी हुई होती है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई होती है, तो ये भी याद कर लो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन की, कॉपर की बनी हुई होती है। और इधर भी सिमिलरली एक पोल जो होता है उसमें स्लॉट कटा हुआ होता है, उसमें कॉपर रिंग रखी हुई होती है, शॉर्ट सर्किटेड कॉपर रिंग। ये कॉपर रिंग है जो कैसी है, शॉर्ट सर्किटेड कॉपर रिंग, ठीक है।
अब आपको लेंस लो यहां पर हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि लेंस लो इसमें कुछ यूज होता है। तो एन से एन की तरफ क्या हो रहा है, फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है। एक्चुअल में फ्लक्स प्रवाहित नहीं होता, सेटअप होता है, लेकिन हम समझने के लिए प्रवाहित बोल सकते हैं। तो एन से एस की तरफ क्या आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है। फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, बीच में कोई सा भी मटेरियल नहीं है, बीच में कोई सा भी मटेरियल नहीं है, तो एन से एस की तरफ फ्लक्स हो रहा है। अगर एक्चुअल कंडीशन ये होगी, रोटर इस तरह का होगा, तो ऐसे एन से एस में आ जाएगा फ्लक्स, ऑब्वियसली एन से एस पे फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ डिफरेंस कर दिया। हमने क्या किया कि यहां से जो फ्लक्स आ रहा है, ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, कैसा फ्लक्स है ये, अल्टरनेटिंग फ्लक्स, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स। तो ये एन से एस पोल की तरफ आ रहा है, इस केस में भी एन से एस पोल की तरफ आएगा। अगर इधर ये स्लॉट नहीं कटे हुए होते, उनमें कॉपर रिंग नहीं लगी हुई होती, तो ये फ्लक्स सिमिलरली ऐसे का ऐसे आ जाता, सीधा का सीधा ये फ्लक्स पास हो जाता। पर क्योंकि अल्टरनेटिंग फ्लक्स किससे पास हो रहा है, यहां से भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स पास हो रहा है, यहां से अल्टरनेटिंग फ्लक्स पास हो रहा है, यहां से अल्टरनेटिंग फ्लक्स पास हो रहा है। थोड़ा इसको ऐसे और बना दो ताकि आपको समस्या नहीं है, इसको ऐसे बना। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहां से पास हो रहा है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहां से भी पास हो रहा है, जो कि इस कॉइल से भी लिंक कर रहा है, कॉइल मींस कॉपर रिंग से भी लिंक कर रहा है, और यहां से भी पास हो रहा है, तो इस कॉपर लिंक से भी, इस कॉपर कॉइल से भी लिंक कर रहा है, जो कि शॉर्ट सर्किटेड है। इस कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ आप समझ लो, ताकि हमेशा जीवन भर आपको कभी ये शेडेड पोल मोटर परेशान नहीं करे। हुआ क्या कि हमने ये शॉर्ट सर्किट कॉपर रिंग रखी, शॉर्ट सर्किट कॉपर रिंग से जैसे यहां पर अगर कोई रिंग में रख दूंगा, तो इससे ये फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये इसे लिंक करेगा तो क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, और अगर शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया तो करंट फ्लो होगी। तो ये करंट, जो कोयल है ये तो शॉर्ट सर्किट है, कोयल कॉपर कोयल है वो शॉर्ट सर्किट है, और क्योंकि अल्टरनेटिंग फ्लक्स इससे पास हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी, इसमें भी करंट फ्लो होने लग जाएगी कॉपर कोयल में, और इसमें भी शॉर्ट सर्किटेड कॉपर कोयल में करंट फ्लो होने लग जाएगी। वो कॉपर रिंग में जो करंट फ्लो होगी वो क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ फ्लो होगी, और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, यहां से फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वजह से। तो अगर यहां से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, तो फ्लक्स अगर बढ़ रहा है कोशिश करेगी, और फ्लक्स अगर घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, ऐसा ही करेगा। तो हम मान लें कि फ्लक्स बढ़ रहा है, जिस वक्त फ्लक्स बढ़ रहा है उस वक्त का केस हम ले लें, तो होगा क्या कि ये यहां से फ्लक्स को नहीं आने देगी। कुल मिला के अगर इधर से फ्लक्स आना चाह रहा है तो उस फ्लक्स को नहीं आने देगी, अगर फ्लक्स बढ़ना चाह रहा है तो नहीं बढ़ने देगी। तो फ्लक्स लाइंस कैसी हो जाएगी, इस तरीके, ऊपर की साइड कैसे बेंड आया, इस तरीके से, फिर आया, और नीचे की साइड कैसे बेंड आया, इस तरीके से। फ्लक्स लाइंस कुछ ऐसी हो गई, अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट क्या था कि फ्लक्स लाइंस ऑलवेज बिहेव्स एज ए रबर बैंड स्ट्रक्चर। फ्लक्स लाइंस ऑलवेज बिहेव्स एज ए रबर बैंड स्ट्रक्चर। फ्लक्स लाइंस किसकी तरह बिहेव करती है, रबर बैंड स्ट्रक्चर की तरह, रबर बैंड स्ट्रक्चर की तरह। सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, ये ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। कैसे है फ्लक्स लाइंस, इस तरीके से, पहले तो इधर घूम गई, ये इधर घूम गई पहले तो, फिर उसके बाद ये ऐसे घूम गई, ठीक है, ऐसे घूम, ठीक है, ये इस तरीके से, ये कैसे घूम गई, तो इस तरीके से घूम गई। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लक्स लाइंस ऑलवेज बिहेव्स एज ए रबर स्ट्रक्चर। रबर स्ट्रक्चर, रबर बैंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे एक रबर आपने पकड़ा, आपने ऊपर और नीचे किसी रबर को पकड़ लिया, ऐसे आपने ऊपर और नीचे किसी रबर को पकड़ लिया, और कोई आदमी इसको इधर से खींचेगा तो वो उसको किधर पुल करेगा, इधर। तो फ्लक्स लाइंस भी ऐसे ही बिहेव करती है। अगर उनका पाथ में, स्ट्रेट पाथ में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, तो अगर मैंने फ्लक्स लाइंस को डाइवर्ट करा दिया तो उधर की साइड में आने की कोशिश करेगी। ये फ्लक्स लाइंस का बिहेव होता है एक्चुअल में, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं पता आपको तो आज से आप समझ लीजिए। हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे से पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, उसको हम जरूर बताते हैं कि फ्लक्स लाइंस ऑलवेज बिहेव्स एज ए रबर बैंड स्ट्रक्चर। और यहां से मल्टीपल
क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बहुत से क्वेश्चन इस लाइन से इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, फ्लक्स लाइंस इस तरीके से आ गई, जबकि होना कैसे चाहिए था इनको, सीधी। तो इनको होना यहां से सीधी चाहिए थी, ये मुड़ गई इधर, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर। इस पे, इसको हमने कहां खींचा, इधर खींच लिया ना इसने, इस कॉइल की वजह से फ्लक्स लाइंस किधर खींच गई, इधर, तो उस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर। और इस कॉइल की वजह से फ्लक्स लाइंस किधर चली गई, उधर, जबकि आना कहां चाहिए था उनको, इधर, और इसको किधर आना चाहिए, इधर। तो कहां फोर्स लगा, रिजल्टेंट फोर्स किधर लगा, किधर लगा, अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल की तरफ। इसी को, ये शेडेड पोल इसी को बोलते हैं। इस पोल के दो पार्ट है, एक अनशेडेड पोल, इधर का साइड कौन सा है, अनशेडेड, और इधर का साइड कौन सा है, शेडेड। जहां पर कॉपर शॉर्ट सर्किटिंग कॉपर रिंग लगी होती है उसको बोलते हैं शेडेड पार्ट। तो यह शेडेड पार्ट, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड, ये शेडेड। तो किधर से किधर घूमेगा रोटर, क्योंकि ये फ्लक्स लाइंस रोटर से पास हो रही है। तो ये फ्लक्स लाइंस कैसे जाने की कोशिश करेगी, सीधी होने की कोशिश करेगी। तो इधर से फ्लक्स लाइंस पे इधर फोर्स लगेगा, और इधर की फ्लक्स लाइंस पे इधर फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो किधर से किधर की तरफ घूमेगी शेडेड पोल मोटर, अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ। आपका आंसर क्या है, टुवर्ड्स शेडेड पोल। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, टुवर्ड्स शेडेड पोल, टुवर्ड्स शेडेड पोल, ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको आंसर समझ में भी आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। 7th क्वेश्चन की तरफ हम चलते। जो 7th क्वेश्चन है वो क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन मेक सेल्फ स्टार्टेड बाय, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, तो कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक स्टार्टर, कनेक्टिंग रनिंग वाइंडिंग, कनेक्टिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, कनेक्टिंग ऑटो ट्रांसफार्मर। तो क्योंकि हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखते हैं कि स्टार्टर वाइंडिंग को या स्टार्टिंग वाइंडिंग उसके लिए यूज करते हैं, जिसमें या तो कैपेसिटर लगाते हैं या एक प्योरली रेजिस्टिव कॉइल लगाते हैं या हाईली रेजिस्टिव कॉइल लगाते हैं, तो उससे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो कनेक्टिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो ऑप्शन इज सी, कनेक्टिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, सी ऑप्शन इसका आंसर है। 8वां, व्हेन लोड ऑन 3 फेज अल्टरनेटर इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस ऑन टर्मिनल वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर। क्वेश्चन ये है कि जब भी 3 फेज अल्टरनेटर को लोड किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज पर आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है। आपके ऑप्शन है डिक्रीज होता है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, रिमेन्स अनचेंज, कुछ भी नहीं होता उसका, जैसा पहले होता है वैसा ही रहता है, समटाइम्स इंक्रीज समटाइम्स डिक्रीज, कभी बढ़ता है कभी घटता है। हमने देखा है, हम पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में कि कभी ये डायरेक्ट मैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है, कभी मैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है, कभी डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है, कभी डायरेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग नेचर की होती है। तो जब भी मैग्नेटाइज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है, जब भी डीमैग्नेटाइज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, दैट्स व्हाई आंसर इज डी, इसका आंसर है डी। पोल पिच इन एन अल्टरनेटर इज, एक अल्टरनेटर की पोल पिच क्या होती है, तो पोल पिच फ्रेंड्स क्या होती है, दो कंसेक्यूटिव पोल के एक के बाद दूसरा पोल जो आता है उस पोल के बीच का डिस्टेंस, उस पोल के बीच की डिस्टेंस। तो सपोज ये एन पोल है और उसके बाद ये 2 पोल की मशीन है, तो एन के बाद कौन सा पोल आएगा, एस। अगर 4 पोल की मशीन होती तो एन, एस, ये एन और ये एस, ये 4 पोल की मशीन हो गई। तो हमको पता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू होता है P/2 थीटा मैकेनिकल, P/2 थीटा मैकेनिकल। तो एक नॉर्थ पोल, उसके कंसेक्यूटिव पोल कौन सा हो, उसके जस्ट बाद कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के बाद हमेशा ही साउथ पोल आएगा, साउथ पोल के बाद हमेशा ही नॉर्थ पोल आएगा। ऐसी हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन की डिजाइन है। तो इस केस में मैकेनिकल एंगल अगर थीटा एम हम देखते हैं तो कितना है, 90 डिग्री। थीटा एंगल, मैकेनिकल एंगल कितना है, 90 डिग्री, और मैकेनिकल एंगल तो हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं कि पोल पिच क्या होती है, ये क्वेश्चन है ना, पोल पिच इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की पोल पिच क्या होती है। तो पोल पिच क्या कर रहे हैं, पोल पिच होती है 2 कंसेक्यूटिव पोल के बीच की डिस्टेंस, बट कौन सी डिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस। यही आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। 2 कंसेक्यूटिव पोल के बीच की इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस को पोल पिच बोलते हैं। और यहां पर अगर हम मैकेनिकल डिस्टेंस देखें तो 90 डिग्री है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस देखें तो कितनी है। तो 2 अल्टरनेट पोल के बीच में हमेशा ही इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस 180 डिग्री होती है। बताता हूं आपको कैसे होती है। अगर ये एक वेव फॉर्म है,
अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये किसी एन पोल के अंदर है, तो ये कौन से पोल के अंदर है? साउथ पोल के अंदर, साउथ पोल के अंदर है। अब इसकी ये एन पोल के अंदर है, ये एन पोल का मिडल है, ये साउथ पोल का मिडल है, तो यहां से यहां के बीच का एंगल कितना हो गया? यहां से यहां का टोटल 360 डिग्री है। यहां तक 90 हो गया, यहां तक 90 हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। तो यहां से यहां के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, और पोल पिच हम इलेक्ट्रिकल एंगल में ही नापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अल्टरनेटर की पोल पिच कितनी होगी? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये पहली बात तो ये दो कंसेक्यूटिव पोल के बीच की दूरी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इफ इट इज नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल, देन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकली हमेशा ही 180 डिग्री होगी। मैकेनिकली हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो। देखो मैकेनिकली 4 पोल के लिए कितनी है? 4 पोल के लिए 90 डिग्री। 4 पोल करोगे यहां पर 4 पोल करोगे तो इनका रिलेशन चेंज हो जाएगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का रिलेशन। लेकिन P बराबर 2 रखोगे तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल होगा 2 पोल के लिए। और 2 पोल की मशीन हम कैसे डिजाइन करेंगे? अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये कौन सा होगा? साउथ पोल। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद ये कितना एंगल, यहाँ पर अगर इसको सेंटर मान ले तो ये कितना एंगल क्लियर होगा? 180 डिग्री। तो थीटा इलेक्ट्रिक और थीटा मैकेनिकल सेम है 2 पोल के लिए, लेकिन 4 पोल के लिए मैकेनिकल एंगल कम हो जाएगा, पर इलेक्ट्रिकल एंगल जो थीटा इलेक्ट्रिकल है वो हमेशा ही पोल पिच क्या होगी? 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ये मैंने आपको इस वेवफॉर्म से समझा दिया है। तो और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है शॉर्ट पिच कॉइल जो होगी उसके लिए जो हम उसको कुछ एंगल से शॉर्ट पिच कर देंगे तो वो केस अलग है, आप उसको इसमें मर्ज नहीं करें। लेकिन जो पोल पिच होता है वो तो 2 कंसेक्यूटिव पोल के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, और वो हमेशा ही 180 डिग्री होता है। तो आंसर इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। आंसर इज बी। जो 10th क्वेश्चन है वो है आउटपुट वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर एट जनरेटिंग स्टेशन इज यूजुअली। जनरेटर स्टेशन पे जो आउटपुट वोल्टेज है अल्टरनेटर का वो सामान्यतया यूजुअली सामान्यतः कितना होता है? 15 किलो वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 132 किलो वोल्ट कितना होता है? तो हमने पढ़ा है कि हम 11 केवी या 33 केवी पे जनरेशन करते हैं पावर का, तो इनमें से ना 11 केवी आंसर है, ना 33 केवी आंसर है। आंसर दे रखा है या तो 132 किलो वोल्ट। हाई वोल्टेज पे हम जनरेट करते हैं, इसके लिए आप हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं जो कि GPC 12 पर डला हुआ है कि वाई चूज 11 किलो वोल्ट, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन या तो 11 पे करते हैं या 33 पे करते हैं, उससे ज्यादा इंसुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से नहीं करते। और कम पर हमारा, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन के लिए हायर वोल्टेज चाहिए, वो इकोनॉमिकल होता है, इसलिए हम जितना हो सके उतना ज्यादा पे करते हैं। तो यहाँ पर ना 11 किलो वोल्ट है ना 33 किलो वोल्ट है, लेकिन 11 और 33 के बीच का एक आंसर है 15 किलो वोल्ट। सो 15 किलो वोल्ट विल बी इट्स आंसर। 11वां क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस इंपीडेंस। सिंक्रोनस इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है? 11th क्वेश्चन है ZS इज इक्वल टू व्हाट? सिंक्रोनस इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है? तो ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज जनरेटर का डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट एट सेम IF। सेम IF क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फील्ड करंट सेम होती है, उस पे इसका क्या होता है? सिंक्रोनस इंपीडेंस ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट होता है अल्टरनेटर में सेम फील्ड करंट पे। तो ऑप्शन इज बी इसका ऑप्शन है। जो 12th क्वेश्चन है वो क्या है? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए 3 फेज अल्टरनेटर इज ए ग्राफ। जो 12th क्वेश्चन है वो क्या है कि अल्टरनेटर की ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच का ग्राफ है? तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाते हैं फ्रेंड्स VOC और IF के बीच में बनाते हैं, और वो किस तरीके का आता है? इस तरीके। तो ये VOC और IF ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड करंट, या फिर इसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोल देते हैं कई बार। टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच का ग्राफ है। तो VOC IF ऑप्शन बी इज इट्स आंसर। 13th क्वेश्चन क्या है? ए 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर हैज 40 स्लॉट्स। 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर है जिसके टोटल स्लॉट्स है 40। स्टेटर कोर एंड वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच्ड। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर हैज 40 स्लॉट्स इन स्टेटर। स्टेटर में 40 स्लॉट्स हैं। एंड वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच्ड। वाइंडिंग शॉर्ट पिच्ड है। एंड वाइंडिंग स्प्रेड इन 9 स्लॉट्स, और वाइंडिंग 9 स्लॉट्स में स्प्रेड है। फाइंड आउट पिच फैक्टर। पिच फैक्टर आपको पता करना है।
टोटल स्लॉट्स है जो है आपके स्लॉट्स वो है 40। वाइंडिंग आपकी जो है पोल है इसके 4 और वाइंडिंग है जो 9 स्प्रेड वाइंडिंग स्प्रेड्स इन 9 स्लॉट्स। 9 स्लॉट्स में वाइंडिंग स्प्रेड है। आपको फाइंड आउट करना है पिच फैक्टर कि पिच फैक्टर क्या होगा। अभी हमने बात करी थी कि जो पिच होती पोल पिच होती है वो क्या होती है, ये एन पोल है और ये एस पोल है। तो अगर किसी भी एक फेज की एक कोइल साइड किसी भी एक फेज की एक कोइल साइड नॉर्थ पोल के अंदर है तो ये ए फेज है उसकी एक कोइल साइड अगर नॉर्थ पोल के अंदर है तो दूसरी कोइल साइड कहां होनी चाहिए, ए डेस कहां होनी चाहिए, साउथ पोल के अंदर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है अगर और ये साउथ पोल है और एक कोइल साइड अगर किसी भी एक कोइल की या एक फेज की अगर एक कोइल साइड ये कोइल साइड नॉर्थ पोल के अंदर है तो दूसरी कोइल साइड कहां होनी चाहिए, साउथ पोल के अंदर होनी चाहिए। तभी तो थीटा इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री होगा। तो इस केस में थीटा इलेक्ट्रिकल इज 180 डिग्री। पर ये कह रहा है कि कोइल इज शॉर्ट पिच, तो शॉर्ट पिच कोइल है तो हम क्या करेंगे कि इस कोइल साइड को जस्ट इसके नीचे नहीं रख के कुछ एंगल से शॉर्ट कर देंगे। ये अल्फा एंगल से हमने शॉर्ट कर दिया। वो कह रहा है पिच फैक्टर। अगर आप ईएमएफ की टर्म्स में निकालते हो तो केसी पिच फैक्टर केसी इज इक्वल टू आता है cos ऑफ अल्फा बाय 2। लेकिन ऐसे तो हमसे वो पूछ ही नहीं रहा है। वो तो पूछ रहा है कि 40 स्लॉट्स स्टेटर कोर में 4 पोल की मशीन है, 9 स्लॉट्स में वाइंडिंग हो रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि पर पोल कितने स्लॉट्स आएंगे, एक पोल के हिस्से में कितने स्लॉट्स आएंगे। तो स्लॉट्स पर पोल अगर हम निकालें, स्लॉट्स पर पोल अगर हम निकालें तो कितने आएंगे, 40 स्लॉट्स, 4 स्लॉट के 4 पोल है तो 10। एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स आएंगे, 10। और वो कह क्या रहा है कि 9 स्लॉट्स में वाइंडिंग स्प्रेड है। मतलब हमने एक स्लॉट से उसको क्या कर दी, शॉर्ट पिच कर दिया। एक स्लॉट से हमने ये यहां से यहां तक टोटल स्लॉट्स, यहां से लेके यहां तक 10 स्लॉट है। ये टोटल स्लॉट्स यहां से लेके यहां तक के टोटल स्लॉट्स कितने हैं, 10 स्लॉट्स हैं। लेकिन हमने वाइंडिंग कहां की है, 9 स्लॉट में किए, एक स्लॉट से शॉर्ट पिच कर दिया, एक स्लॉट से शॉर्ट पिच कर दिया, 9 स्लॉट्स में की है। तो और हमको निकालना है कि पोल पिच क्या है, पिच फैक्टर क्या है। तो पिच फैक्टर कैसे निकालेंगे कि 9 स्लॉट्स में की है, टोटल है 10, तो कितना हो जाएगा 0.9। तो इसका पिच फैक्टर हो गया 0.9। जितने स्लॉट में स्प्रेड की है वो डिवाइड बाय टोटल स्लॉट्स को। एक स्लॉट से हमने उसको शॉर्ट पिच कर दिया तो उसका पिच फैक्टर कितना हो गया 0.9। ऑप्शन इज सी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, आप इसको समझ भी गए। जो 14th क्वेश्चन है वो ये है कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर सप्लाई पावर्स टू 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर लोड, वोल्टेज रिगार्डिंग ऑफ अबाउट अल्टरनेटर इज। 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर सप्लाई पावर टू 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर। 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे 3 फेज अल्टरनेटर पावर सप्लाई कर रहा है। वोल्टेज रिगार्डिंग ऑफ अबाउट अल्टरनेटर इज। अल्टरनेटर का वोल्टेज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग सी है पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि उसका वोल्टेज के बारे में आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस तरह का होगा। नन ऑफ द अबव। एक ऑप्शन है 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नन ऑफ द अबव। तो जो हम कह रहे हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर पे अल्टरनेटर होता है वो अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर होता है। मतलब उसकी फील्ड वाइंडिंग से हम ऑलरेडी कम करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं क्योंकि उसका वोल्टेज लीडिंग पावर फैक्टर के केस में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है वो क्लैरिफाई नहीं हो रही है। जो हम इससे समझ सकते हैं वो ये है कि जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है उस केस में एक नॉर्मल पावर फैक्टर के कंपैरिजन में वोल्टेज बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो वोल्टेज बढ़ जाता है टर्मिनल वोल्टेज अल्टरनेटर का जब भी लीडिंग पावर फैक्टर का लोड हम उस पर कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो आंसर इज बी, दैट इज पॉजिटिव। जो 15 क्वेश्चन है वो क्या है कि मेन एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग इन स्लॉट्स। स्लॉट्स में वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन एडवांटेज क्या है, सेविंग ऑफ कॉपर, रिड्यूस द साइज ऑफ मशीन, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स इन जनरेटेड वोल्टेज,
improve the mechanical strength of winding। तो हम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम इन तीनों में से जो आंसर है वो है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स इन जनरेटेड वोल्टेज। जनरेटेड वोल्टेज में हार्मोनिक्स के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। कॉपर सेविंग के लिए नहीं करते, साइज मशीन की उससे कोई छोटी होती नहीं है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका होता नहीं है। जो मेन हमारा कारण है वो क्या है कि हार्मोनिक्स को हम उससे रिमूव कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हुए, इसलिए ऑप्शन इज सी। सिंक्रोनोस्कोप इज यूज्ड फॉर, जो 16th क्वेश्चन है वो क्या है कि सिंक्रोनोस्कोप किसके लिए यूज करते हैं। तो सिंक्रोनोस्कोप अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सिंक्रोनोस्कोप अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो 16 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, टू सिंक्रोनाइज द अल्टरनेटर। जो 17th क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज लाइक, मतलब सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन किसकी तरह होती है। डीसी कंपाउंड मोटर की तरह होती है, नहीं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह होती है, नहीं। स्क्रेज मोटर की तरह होती है, नहीं। अल्टरनेटर की तरह होती है, यस। सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर की कंस्ट्रक्शन सिमिलर होती है, तो अल्टरनेटर की तरह होती है। द पावर फैक्टर ऑफ ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का होता है। मैं एक डायग्राम आपको बना देता हूं। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में कर्व कैसा होता है, जिसको हम वी कर्व बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर ऑफ ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। तो मैं 2 क्वेश्चन यहां पर बता रहा हूं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। एक तो वी कर्व हम कंसीडर करेंगे और एक इन्वर्टेड वी कर्व हम बनाएंगे। एक वी कर्व और एक इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, ये दोनों। तो ये फील्ड करंट, इन्वर्टेड वी करंट फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में ड्रॉ होते हैं, वेरेज वी कर्व आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ होते हैं अल्टरनेटर। दोनों की केस किसकी है, अल्टरनेटर की। तो वी कर्व कैसा होता है, ये होता है वी कर्व, यहां पर होता है यूनिटी पावर फैक्टर और ये किसी भी केस में फील्ड करंट। तो एक चीज होती है कि ओवर एक्साइटेड जनरेटर इज ऑलवेज एट वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये नॉर्मल एक्साइटेशन है, ये केस क्या है, नॉर्मल एक्साइटेशन। इससे इधर जाएंगे तो ओवर एक्साइटेड और इससे इधर आएंगे तो अंडर एक्साइटेड, ठीक है। सिमिलरली जो इन्वर्टेड वी कर्व होता है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है, वी का उल्टा इन्वर्टेड वी कर्व। तो दिस पॉइंट इज नॉर्मल एक्साइटेशन। कौन सा है, नॉर्मल एक्साइटेशन। और नॉर्मल एक्साइटेशन पे अल्टरनेटर हो चाहे नॉर्मल एक्साइटेशन पे, चाहे सिंक्रोनस अल्टरनेटर हो चाहे मोटर हो, वो यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। तो ये पॉइंट कौन सा है, यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ पर पावर फैक्टर कितना है, 1, ये 1। और यहाँ पर भी पावर फैक्टर कितना है, 1। यहाँ पर पावर फैक्टर 1 है। नॉर्मल एक्साइटेशन पे सिंक्रोनस मशीन यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करती है। ओवर एक्साइटेड जनरेटर, इधर ओवर एक्साइटेशन, इधर भी ओवर एक्साइटेशन, इधर अंडर एक्साइटेशन, इधर भी अंडर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेड जनरेटर ऑलवेज वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो ओवर एक्साइटेड अगर जनरेटर की बात करें तो कौन सा हो गया, लैगिंग पावर फैक्टर। और अगर मोटर की बात करें तो वो हो गया लीडिंग पावर फैक्टर का, जस्ट उसका अपोजिट। तो आपको एक लाइन याद रखनी है कि ओवर एक्साइटेड जनरेटर ऑलवेज वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। ओवर एक्साइटेड जनरेटर ऑलवेज वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर, वेयरएज ओवर एक्साइटेड मोटर ऑलवेज वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर। इसका जस्ट उल्टा। तो अगर ओवर एक्साइटेड जनरेटर इधर का कौन सा रेंज है, ओवर एक्साइटेशन, और इधर का कौन सा है, अंडर एक्साइटेशन। सिमिलरली इधर भी अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ओवर एक्साइटेड जनरेटर ऑलवेज वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो ओवर एक्साइटेड जनरेटर लैगिंग पे, तो मोटर उसका जस्ट अपोजिट लीडिंग पे। जब ओवर एक्साइटेड जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है तो अंडर एक्साइटेड जनरेटर किस पे करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे, उसका अपोजिट। अंडर एक्साइटेड जनरेटर ऑलवेज वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर,
तो अंडर एक्साइटेड मोटर ऑलवेज वर्क है लैगिंग पावर फैक्टर। समझ गए? एक लाइन आपने याद की, बाकी ऑटोमेटिक याद हो गई। एक लाइन आपको क्या याद रखनी है कि ओवर एक्साइटेड जनरेटर ऑलवेज वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो ओवर एक्साइटेड जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। ये ओवर एक्साइटेड एरिया है इधर का रेंज कौन सा है? ओवर एक्साइटेड रेंज इधर का। तो ओवर एक्साइटेड जनरेटर अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है तो अंडर एक्साइटेड जनरेटर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। अब मोटर उसका जस्ट अपोजिट होगी, तो मोटर ओवर एक्साइटेड लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगी, मोटर अंडर एक्साइटेड लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगी। ये सब आपका एसी में कंसीडर हो गया। यहां से ही आप पावर फैक्टर का भी मोटर और जनरेटर का केस लिख सकते हो। तो ये पावर फैक्टर का मैंने इसी में समझा दिया। एक्चुअली ये यहाँ पर बनाना था, लेकिन एक्चुअली मैंने इसको इसी में क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक लाइन आपको याद करनी है, मल्टीपल क्वेश्चंस आप इससे सोल्व कर सकते हैं। मल्टीपल, बहुत से आर्मेचर रिएक्शन के इवन और मैक्सिमम क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल के या फिर इंजीनियरिंग लेवल के भी आप इससे सोल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर है पावर फैक्टर ऑफ ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज लीडिंग पावर फैक्टर। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है। इसको आप याद कर लीजिए। यहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वाइंडिंग ऑफ रोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज एक्साइटेड बाय। जो फील्ड वाइंडिंग होती है, रोटर की फील्ड वाइंडिंग इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन किससे एक्साइटेड होती है? डीसी से। डीसी सप्लाई देते हैं भैया सिंक्रोनस मशीन के रोटर को। हम बार बार चिल्लाते हैं, आपके टीचर्स भी बार बार चिल्लाते होंगे कि सिंक्रोनस मशीन में ध्यान रखो रे दादाओ, रोटर को कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी सप्लाई। एसी मशीन पढ़ रहे हैं पर सप्लाई कौन सी देते हैं? डीसी। किसको? सिंक्रोनस मशीन के रोटर को। तो आपको भी बोलते हैं आपके टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स को भी हम बोलते हैं। तो आप इसको याद रखो, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद तो रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन जो 20th क्वेश्चन है वो ये है कि स्लिप ऑफ सिंक्रोनस मोटर एट फुल लोड। सिंक्रोनस मोटर की फुल लोड पे स्लिप कितनी होती? देखो आपको कैसे दिग्भ्रमित किया इन लोगों ने। जैसे दिग्विजय की मति भ्रमित है, वैसे ही आपकी मति भ्रमित करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर कि सिंक्रोनस मोटर की फुल लोड पे कितनी स्पीड स्लिप होती है। तो हमको तो पता ही है कि सिंक्रोनस मोटर हो चाहे सिंक्रोनस अल्टरनेटर हो, या तो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है या फिर रन ही नहीं करती। ये ब्रह्मास्त्र आप सुन लो और समझ लो और याद कर लो कि सिंक्रोनस मशीन या तो सिंक्रोनस स्पीड पे रन होती है या तो फिर वो रन ही नहीं होती। तो सिंक्रोनस मशीन अगर हमेशा ही सिंक्रोनस स्पीड पे रन होगी तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड भी ns और उसकी n बराबर भी ns। तो आप उसको चाहे नो लोड पे चलाओ, चाहे फुल लोड पे चलाओ, चाहे आधे लोड पे चलाओ, चाहे 25% पे चलाओ, चाहे 75% पे चलाओ, जो मर्जी आए जितने लोड पे चलाओ, वो n बराबर हमेशा क्या रहेगा? ns। चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, तो n बराबर ns रहेगा। तो स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस n डिवाइड बाई ns। कितना? 0। तो स्लिप कितनी होगी? 0। ध्यान कर लो, आंसर इज सी। 20वें का आंसर है सी। 21वां क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ग्राफ बिटवीन। इन्वर्टेड वी कर्व किस किस के बीच का ग्राफ है? आगे आंसर फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच का ग्राफ है सिंक्रोनस मशीन में इन्वर्टेड वी कर्व। तो फील्ड करंट और पावर फैक्टर कहां पर है? पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज देयर, पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? व्हेन फील्ड एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर चेंज। सिंक्रोनस मोटर का फील्ड एक्साइटेशन चेंज होगा तो क्या होगा? पावर फैक्टर एंड आर्मेचर करंट चेंज, ओनली पावर फैक्टर चेंज, ओनली आर्मेचर करंट चेंज, नन ऑफ द अबव। तो भैया आप देख रहे हो सिंक्रोनस मशीन का फील्ड करंट चेंज करते हो तो पावर फैक्टर चेंज होता है, फील्ड करंट चेंज करते हो तो पावर फैक्टर चेंज होता है, आर्मेचर करंट भी चेंज होती है। तो जब भी सिंक्रोनस मोटर का आप फील्ड करंट चेंज करोगे, आर्मेचर करंट भी चेंज होगा, पावर फैक्टर भी चेंज होगा। ये दोनों कर्व देखो कितने क्वेश्चन हमारे इन दोनों कर्व से सोल्व हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर वर्क्स ऑन। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पे वर्क करती है? यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, नन ऑफ द। ये ओवर एक्साइटेड रीजन है। ओवर एक्साइटेड रीजन ये है मोटर कौन से पावर फैक्टर पे वर्क करती है? लीडिंग पे। जनरेटर पूछे तो लैगिंग पे। तो ओवर एक्साइटेड मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है। आंसर इज सी 23वें क्वेश्चन के लिए। 24th क्वेश्चन है स्विंग इक्वेशन एक्सप्रेस द रिलेशन।
स्विंग इक्वेशन किसके बीच का रिलेशन को एक्सप्रेस करती है? जो 24th क्वेश्चन है वो क्या है कि स्विंग इक्वेशन किस किसके बीच का रिलेशन है? तो स्विंग इक्वेशन अगर हम लिखे 24th क्वेश्चन कह रहा है कि स्विंग इक्वेशन किसके बीच का रिलेशन है? स्विंग इक्वेशन क्या होती है? एम डी डेल बाई डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर डेल बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल फॉर किसके लिए? जनरेटर के लिए। ये जनरेटर के लिए है, पीई माइनस पीएम मोटर के लिए हो जाएगा। तो ये किसके बीच का रिलेशन है? ये टॉर्क एंगल या लोड एंगल डेल और टाइम के बीच का। किसके बीच का रिलेशन है? लोड एंगल, चेंज ऑफ पावर वर्सेस टाइम, पावर का टाइम के साथ नहीं, चेंज ऑफ टॉर्क एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, ये डेल जो है ये क्या है? ये टॉर्क एंगल है। क्या है ये? टॉर्क एंगल। तो चेंज ऑफ टॉर्क एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये रिलेशन है इसके बीच में। यही आंसर है, यही रिलेशन है। डेल जो होता है टाइम के साथ कैसे चेंज होता है उसकी रिलेशनशिप को बताती है स्विंग इक्वेशन। तो ऑप्शन इज बी, चेंज ऑफ टॉर्क एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 25। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कैन बी इंप्रूव्ड बाय। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ए ऑप्शन है इंक्रीज टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करके। बी ऑप्शन डिक्रीजिंग वोल्टेज, वोल्टेज को घटा के, वोल्टेज को कांस्टेंट रख के। सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को फ्रेंड्स हम जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका क्लियरिंग टाइम होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उससे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे आपको स्टेबिलिटी का चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं कर सकता। आपको आंसर याद रखना है कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी अगर सिंक्रोनस मशीन की इंप्रूव करनी है तो हमको उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। हायर वोल्टेज पे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। फिर क्वेश्चन है विच रिलेशन इज ट्रू इन द फॉलोइंग, कि कौन सा रिलेशन ट्रू है? पहला ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है। 26वां क्वेश्चन है जिसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन बराबर जी एच अपॉन पाई एफ। दूसरा ऑप्शन है बी, जो ऑप्शन है वो है जी एच बराबर 1/2 एम ओमेगा। सी ऑप्शन है एन बराबर जी एच अपॉन 180 एफ। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ये पाई को अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो पाई ये जो यहाँ पर ये पाई को अगर हम डिग्री में लिखें तो 180 डिग्री लिख सकते हैं, 180। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है और ये भी ऑप्शन ठीक है। अगर आप इसके फॉर्मूले एनालाइज करोगे, यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है इसकी। अगर आप फॉर्मूले देखोगे तो वहां पर आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इसलिए दोनों ऑप्शन तीनों ही ऑप्शन सही है। 27वां जो क्वेश्चन है 27th नंबर का, ए डीसी सीरीज मोटर व्हेन कनेक्टेड विद एसी सप्लाई। डीसी सीरीज मोटर को जब एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इट नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरी, सही काम नहीं करती, संतुष्टि से काम नहीं करती। क्यों? एफिशिएंसी बिकम्स लो फॉर एसी। एसी के लिए क्या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। पावर फैक्टर बिकम्स लो, पावर फैक्टर कम हो जाता है। हेवी स्पार्किंग के ब्रशेस पे हेवी स्पार्किंग होने लग जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चीजें होने लग जाती है अगर हम डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दे देते हैं। तो ये तीनों ही चीजें होने लग जाती है। ब्रश पे स्पार्किंग होने लग जाएगी, पावर फैक्टर कम हो जाएगा और एफिशिएंसी लो होगी इन केस ऑफ एसी सप्लाई। 28वां क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल। किस मोटर में पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं वो पॉसिबल है? फर्स्ट ऑप्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर, सेकंड रिपल्सन मोटर, सी ऑप्शन स्क्रेज मोटर और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जो स्क्रेज मोटर है उसका पावर फैक्टर हम वेरी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। स्क्रेज मोटर का स्पीड रेगुलेशन और पावर फैक्टर रेगुलेशन के लिए हम स्क्रेज मोटर यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्क्रेज मोटर का पावर फैक्टर हम इंप्रूव कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। जो 29th क्वेश्चन है वो है डेम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड इन सिंक्रोनस मोटर। डेम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस, नॉइस का इफेक्ट कम करने के लिए। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट, एडी करंट का इफेक्ट कम करने के लिए। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हंटिंग,
हंटिंग का इफेक्ट कम करने के लिए ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, डैम्पर वाइंडिंग हम हंटिंग को कम करने के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इतना तो आप लोग पढ़ते हो, मुझे आप पर विश्वास है मेरे दादाओं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ रोटर फ्रीक्वेंसी इज FR, स्लिप इज S एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी FS, विच रिलेशन इज ट्रू? कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? अगर FF जो 30th क्वेश्चन है वो क्या है कि FR रोटर की फ्रीक्वेंसी है, FS स्लिप है और FS स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है, तो FR बराबर होता है SF। तो FR बराबर SFS, ये रिलेशन ट्रू होगा। दैट इज ऑप्शन FR इज इक्वल टू SFS, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहां पर आके हम 2016 का EE 306 का पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन है। मैंने जिन जिन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन किया उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, और ये इनके आंसर हैं। और बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपके लिए जल्दी ही ला सकते हैं, अगर हम प्रिपेयर कर पाए तो। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम में हम प्रिपेयर कर पाए तो थैंक यू फ्रेंड्स। और हमारे इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।